तो पहला डिफरेंस करते हैं, फॉलोइंग आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कि सर एक का डिफरेंस तो अपन वैसे भी जानते हैं कि सर क्या डिफरेंस जानते हैं अपन कि सर पहला डिफरेंस है कि सर एक तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी के इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर को गवर्न करेगा, ठीक है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी बाहरी दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करती है वो सब चीजें गवर्न करेगा, ठीक है सर। तो लेट्स सी, एक मिनट, हाँ, थिकनेस थोड़ी सी इसकी कम करें। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। करण फारिया पढ़ो भाई। हेलो। सुनाई दे रहा है ना सर? हाँ थोड़ा सा जोर से बोल बेटा। हाँ सर। The following are the key differences between the Memorandum of Association versus Articles of Association. Objectives. Memorandum of Association defines and delimits the objectives of the company, whereas the Articles of Association lays down the rules and regulations for the internal management of the company. Articles determine how the objectives of the company are to be achieved. बहुत सिंपल सी बात है कि सर एमओए जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनको डिफाइन करता है, एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज, और उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कैसे करेंगे सर ये आर्टिकल्स में डिफाइन किया हुआ है कि इसके लिए डायरेक्टर्स को इतनी पावर, काम करने का तरीका इस तरीके से कम कोई भी पेपर साइन होना है तो उस पर कम से कम दो डायरेक्टर्स के, एक डायरेक्टर एक सीईओ का साइन हो, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना प्रोसेस, ये कहाँ पर लिखा हुआ होगा उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहेगा। दूसरी बात कि सर एओए इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को रेगुलेट करने की बात करते हैं, ठीक है, ये तो अपन जानते ही हैं। सेकंड, रिलेशनशिप पढ़ भाई। Relationship memorandum defines the relationship of the company with the outside world, and articles define the relationship between the company and its members. एक तो इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा, दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड कंपनी एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों कहां से गवर्न होंगे कि सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। जबकि मेमोरेंडम किससे रिलेशन बनाने में काम आएगा कि सर आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करने में मेमोरेंडम काम आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए भाई। Alteration. Memorandum of association can be altered only under certain circumstances and in the manner provided for in the Act. In most cases, permission of the regional director or the tribunal is required. The articles can be altered simply by passing a special resolution. देखिए मेमोरेंडम को ऑल्टर करना, चेंज करना हमेशा ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा इन कंपैरिजन टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्यों? क्योंकि सर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में स्पेशल रेजोल्यूशन के अलावा आपको जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है या फिर उस ट्रिब्यूनल में जो रीजनल डायरेक्टर बैठा हुआ है उसकी आपको परमिशन लगेगी कि मैं अपनी कंपनी में ये चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने तो अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, आपकी भी परमिशन चाहिए मेरे को, यानी कि वहां पर आपको जी हुजूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। जी हुजूरी मतलब समझते हो, उसके थोड़ा सा ईगो वगैरह मसाज करना, पैसा वगैरह, ये सब ऑनलाइन बोलना नहीं चाहिए, वो सब बात में। नेक्स्ट, द आर्टिकल्स कैन बी अल्टर्ड सिंपली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं, यहाँ तो बस आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और अपने अल्टरेशन करो मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अनटिल एंड अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिस भी प्रोविजन में आप चेंज करना चाह रहे हो उसके लिए एंट्रेंचमेंट प्रोविजन नहीं हो कि सर कम से कम 90% लोग मानेंगे तो ही, तो फिर वो स्पेशल रेजोल्यूशन में भी एंट्रेंचमेंट वाले रूल का ध्यान रखना है, अदरवाइज तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन नहीं है तो बहुत ईजी है फिर उसको चेंज करना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा वायर्स। Acts done by the company beyond the scope of the memorandum are ultra vires and void. These cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders.
The acts ultrawires the articles can be ratified by a special resolution of the shareholders, provided they are not beyond the provisions of the memorandum. देखो, ये तो अपन ने साफ पढ़ा था, एज फार एज एमओए इज कंसर्न, एज फार एज एमओए इज कंसर्न, ठीक है सर। काम करने के बाद में जो कि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है, उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता है, भले ही 100% शेयर होल्डर ही क्यों नहीं बोल रहे रेटिफाई कर दो, तो भी नहीं करेंगे हम। तो क्यों, इसीलिए तो ये न्यूसेंस बन रही है। भले ही प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए बनाई थी, पर अब उन्हीं को तकलीफ दे रही है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कोई काम यदि आर्टिकल्स के अल्ट्रा वायर्स हो गया है, सर आप उसे रेटिफाई कर सकते हो, बशर्ते वो काम एमओए के इंट्रा वायर्स है। ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। एमओए की बड़े भाई की ताकत से बाहर जाके काम नहीं किया है, तो आप उस काम को रेटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में डिफरेंसेस कर लिए। आज दिन तक एक बार डिफरेंस पूछा गया है एमओए और एओए में, इतने टाइम में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि सर एमओए और एओए में एक बार डिफरेंस पूछा गया डिफरेंस पोर्शन में। बाकी यूं तो आपको ध्यान ही है कि सर एमओए किस लिए होता है, एओए किस लिए होता है, एमओए के कंटेंट्स क्या है, एओए में क्या क्या बातें गवर्न होती हैं, ठीक है। एओए एमओए का छोटा भाई है, ये लिखना है। ऐसा मत लिख के आ जाना एग्जाम की कॉपी में AOA is the small brother of MOA, ऐसा नहीं लिखना। इट इज सबऑर्डिनेट। प्रॉपर लैंग्वेज क्या होगी कि सर AOA is subordinate to MOA, या फिर AOA is the subsidiary to MOA, ठीक है। ये प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। अब आते हैं अपन, देखो अपन ने पहली डॉक्ट्रीन कर ली थी कि सर डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन, मतलब ये समझ लो कि ये जो तीन डॉक्ट्रीन्स हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तुम्हारे को एक्सपेक्ट करना चाहिए। डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, दूसरी हो जाती है डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एंड तीसरी हो जाती है डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट करना। दूसरा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना जो तो अपन ने टाइप्स ऑफ कंपनीज या कैटेगराइजेशन ऑफ कंपनीज है ना, उससे किया था ना कि सर 5 अलग अलग कैटेगराइजेशन में कंपनीज को पढ़ा था। तो सर एक क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी आ जाएगा, टाइप्स ऑफ कंपनीज में से कोई भी उठा के दे सकते हैं, और एक क्वेश्चन डॉक्ट्रिन्स में से आना ही आना चाहिए, ठीक है। ये दो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आना ही चाहिए, इसके अलावा और भी आएंगे, बट ये दो पे से तो आने ही चाहिए। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को ढंग से समझने के लिए पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको कुछ आइडिया तो है कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, कि सर नाम से ही हमको तो पता पड़ रहा है। ये सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट, 400 में एक कम, इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि सर नाम में कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो सर स्टार्ट कहां से करनी है जब अपन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सर इंडोर मैनेजमेंट में कंस्ट्रक्टिव नोटिस इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये दोनों आपस में एक्सेप्शन है, तो इसलिए एक को समझने के लिए पहले दूसरा समझना पड़ेगा। आइए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस से अपन चालू करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेज दैट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेज दैट कि सर चालू हमेशा यहां से करना कि सर एमओए एओए प्लस सम अदर डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। एमओए प्लस एओए आर, मेनली इसमें एमओए एओए की बात की गई, अदर डॉक्यूमेंट्स क्यों मैं आपको अपार्ट फ्रॉम जाके मॉड्यूल के अपार्ट जाके क्यों समझा रहा हूँ, इसका रीजन बाद में पता पड़ जाएगा आपको। सर एमओए एंड एओए आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। व्हाई दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स? बिकॉज जब आप इसे आरओसी के पास में जमा कराते हैं कंपनी खोलते हुए, या बाद में भी कोई चेंज करते हैं तो अपडेट करते हैं आरओसी के साथ में कि हमारे एमओए में ये चेंजेस हो गए, तो सर किसी थर्ड पार्टी मिस्टर एक्स जब कंपनी से डील करने आ रहे हैं, तो इनका ये फर्ज बनता है कि इस कंपनी के ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं एमओए एओए, इनको पहले पढ़ के आए, नंबर 1।
कंस्ट्रक्ट, ये देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेज दैट कि सर हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि ये जो आउटसाइडर है मिस्टर एक्स, आउटसाइडर है मिस्टर एक्स, ये इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के आए हैं। सर इनको कहां से एक्सेस मिलेगा कि सर ये नॉमिनल फीस आरओसी के साथ में भर के और इनका एक्सेस ले सकते हैं, और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, इसलिए ये हर किसी को मिल जाते हैं। ठीक है सर। तो सर आउटसाइडर मिस्टर एक्स कंपनी से डील करने से पहले इसके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज लेके आए हैं। ये तो हो गया पहला पार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, कि सर हम ये कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे या कॉन्स्ट्रू करके चलेंगे, कंस्ट्रक्ट करके या मान के कॉन्स्ट्रू करके चलेंगे कि सर मिस्टर एक्स कंपनी से डील करने से पहले उसके एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है इस बात का नोटिस लेके आए हैं। समझ में आया क्यों इस डॉक्ट्रिन का नाम डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है? हम ये कंस्ट्रक्ट करके या मान के चलेंगे कि मिस्टर एक्स कंपनी से डील करने से पहले उसके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का नोटिस लेके आए हैं, पढ़ के आए हैं, न केवल पढ़ के आए हैं। सेकंड पार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, नॉट ओनली ही हैज रेड इट, but we will also construe or construct that he has understood those MOA and AOA in their correct perspective, in their correct perspective। मतलब सर कल अपन ने एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची का केस पढ़ा था, ठीक है। रिची कौन? कि सर आउटसाइडर। रिची की ड्यूटी क्या बनती थी कि पहले कंपनी का, इससे डील करने से पहले कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आए, ठीक है, ड्यूटी बनती थी। न केवल पढ़ के आए बल्कि उनको करेक्ट पर्सपेक्टिव में भी समझ कर आए, करेक्ट पर्सपेक्टिव में भी समझ कर आए। सर इसका क्या मतलब है कि सर अपन ने पढ़ा था ना एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी में चार ऑब्जेक्ट क्लॉज के चार पार्ट्स थे, कि ये चार ऑब्जेक्टिव्स थे। याद आ रहा है आपको कि सर माइनिंग का काम करेंगे, सर रेलवे के वैगन्स बना के बेचेंगे, इस तरीके से चार ऑब्जेक्टिव थे। उसमें एक चीज के मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ में जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा हुआ था। तो रिची ने क्या समझा कि सर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का तो सारा काम कर सकते हैं, चाहे लाइन बिछाना हो चाहे कुछ भी काम हो, जबकि उसको क्या समझना था, समझना कैसे चाहिए था, करेक्ट पर्सपेक्टिव क्या था कि सर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ में लगा के पढ़ना था। वहां वो गलती कर गया, तो वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता मैंने इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। कोर्ट कहेगा भैया ना केवल तेरी ड्यूटी थी इनको पढ़ के आना, बल्कि उनका जो सही पर्सपेक्टिव है उसमें समझ कर भी आना तेरी ही ड्यूटी थी। हमारा काम नहीं है कि हर एक को बैठ के समझाएं, कंपनी का काम नहीं है कि हर एक को बैठ के समझाए क्या सही पर्सपेक्टिव है क्या गलत है, ठीक है। तो इसी की ड्यूटी है कि वो सही पर्सपेक्टिव में समझ के आए। सो अभी तक क्या पढ़ा कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जैसे ही क्वेश्चन है कि सर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वर्ड याद कर लेना, ये कीवर्ड है कि सर एमओए एंड एओए आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 399। it is the duty of the outsider to read them before dealing with any company। उस कंपनी के पढ़ के आवे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कैसे मिलेंगे? नॉमिनल फीस आरओसी के साथ में पेमेंट पे मिलेगा, ठीक है। एक तो पहली ड्यूटी हम ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कि उसको नोटिस है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। न केवल इतना, बट हम तो ये भी मान के चलेंगे वो न केवल पढ़ के आया है बल्कि उसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझ के भी आया है। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्लियर हुई? यस सर। तीसरा पार्ट, द थर्ड पार्ट, कि सर वो भले ही उसने पेन नहीं लिया है, मिस्टर एक्स ने अपना नाम, एक्स में नाम क्रॉस आता है ना, कि सर मिस्टर एक्स ने भले ही नहीं पढ़ के आया हो, फिर भी कंपनी ये मान के चल सकती है या हम ये मान के चल सकते हैं कि मिस्टर एक्स पढ़ के और सही पर्सपेक्टिव में समझ के आए हैं। हम ये मान के चल लेंगे, हम ये मान के चल लेंगे कि वो सही पर्सपेक्टिव में समझ के आए हैं। ना पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, हमको मान के चलने की फ्रीडम है कि तुम हमसे डील करने आए हो तो तुम पढ़ के आए। बात समझ में आ गई? इतना तक भी अलाउ किया गया है। तो सर
किसी भी कंपनी से जब डील करने जाएं तो ऐसे हवाबाजी में मत चले जाना, पहले उसका एमओए और एओए का गहन ज्ञान, डिटेल्ड ज्ञान लेके जाना, पूरा समय देना, समझना वो कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, अदरवाइज तुम्हारे डब्बे गोल हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। यस, महक, मीत, समझ में आ गई भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में 3 पॉइंट्स बताए हैं, तीनों 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। क्या क्या 4 इंपॉर्टेंट बातें बताइए? कि सर पहली इंपॉर्टेंट बात है कि सर कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे एमओए, बाहर वाले को कंपनी से डील करने से पहले उन्हें पढ़ के आना चाहिए, नॉलेज लेके आनी चाहिए, न केवल नॉलेज लेके आनी चाहिए बल्कि उनको करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझ के भी आना चाहिए, तीसरी बात। और चौथी बात, नहीं भी पढ़ के आया तो भी हम ये मानेंगे कि इसको नॉलेज है, ठीक है, वो उसकी गलती है कि वो क्यों नहीं पढ़ के आया। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस, दोनों वर्डों का काम आ रहा है, कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे या कंस्ट्रक्टिव करके चलेंगे कि इसको नोटिस है कि कंपनी के एमओए में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस को पढ़ना चालू करते हैं, फिर हम आएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की तरफ। करण जी, पढ़ना चालू कीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सॉरी हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। Section 399 of the Companies Act 2013 provides that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar or make a record of the same or get a copy of or extracts of any documents including certificate of incorporation of any company on payment of prescribed fees. कहने का मतलब ये है कि सर आजकल सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, आप अपने एमओए फाइल भी करोगे ना आरओसी के साथ में, तो अपन ने पढ़ा था ना स्पाइस करके एक सिस्टम है, याद आ रहा है आपको? SPICE। तो ये सिस्टम के थ्रू अपन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकल फाइलिंग करते हैं। तो फिर जब कॉपी भी चाहिए तो कोई आरओसी के ऑफिस जाके थोड़ी लेंगे, ऑनलाइन जाएंगे, वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे और कॉपी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सर क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने बोला नहीं है, ये देखो नीचे बोला हुआ है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वाली बात है कि सर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए पब्लिक में कोई भी इनका एक्सेस ले सकता है। तो सर रजिस्ट्रार के पास में ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में अप्लाई करेंगे उस डॉक्यूमेंट की कॉपी लेने के लिए, उसके लिए जो भी प्रेस्क्राइब्ड फी है वो भरेंगे और उसकी कॉपी हाथों हाथ आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या क्या सर आप निकाल सकते हैं कि सर जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और क्या कि सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। समझ में आया मैंने क्यों एमओए के साथ में अदर डॉक्यूमेंट्स बताया आपको? और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पब्लिक पार्लेंस में पड़े रहते हैं। अब करण पारिया को चेक करना है या महक को चेक करना है कि सर ये कंपनी जिससे मैं डील करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो सही में इनकॉर्पोरेट हुई हुई है या कोई मेरे साथ फर्जीवाड़ा करके लोन, मतलब कोई मेरे साथ फर्जीवाड़ा करके मेरे से पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या कहेगा, वो उस कंपनी को बोलेगा तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दो भाई। तो उसमें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब कुछ मेंशन होता है ना, कंपनी का नाम ये, कंपनी का सिन नंबर ये, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो कि यूनिक नंबर होता है, बताया था? यस सर। तो ये है, तो ये सारी डिटेल जो है कौन सी डेट को इनकॉर्पोरेट हुई है ये उस बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी जो है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसमें मेंशन हुआ रहता है। तो आप ऑनलाइन जाएंगे और इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे कि जो डिटेल्स आपको दी गई है वो सही है या नहीं है, कि किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो नहीं बना लिया है। ठीक है, समझ में आया? लोग फिजिकली यूं ही बना लेते हैं, छाप लेते हैं, जबकि वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती। तुम समझदार हो तो डील करने से पहले जाके ऑनलाइन चेक करोगे। ठीक है, तो सर अब वो आरओसी तुम्हारे फूफा जी तो है नहीं जो तुम्हारे लिए काम फ्री में कर दें, थोड़ी फीस तो वो भी लेंगे। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब फी भरेंगे और कॉपी ले लेंगे। यहां से पढ़ भाई, ये एमओए एओए जब आरओसी के साथ में रजिस्टर हो जाते हैं दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। से आगे पढ़। And they are available for inspection to any person on the payment of a nominal fee. इंस्पेक्शन कर सकते हो, इन अदर वर्ड्स। In other words, Section 399 confers the right of inspection to all
It is therefore the duty of every person dealing with the company to inspect its documents and make sure that his contract is in conformity with their provisions. But whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the contents of the documents. देखो, वेदर अ पर्सन रीड, पहली बात तो जब कंपनी के साथ में डील करने के लिए जा रहे हो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ के जाओगे। सेकंड बात कि सर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हम तो ये मान के प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आप पढ़ के ही गए हो। जो मैंने बताई थी ना थर्ड पॉइंट, वो आ गया, वो भी कवर हो गया। ठीक है, दिस काइंड ऑफ प्रिज्यूम्ड और इम्प्लाइड नोटिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हम ये कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे कि आपको नोटिस है कि कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। हम तो ये मान के चलेंगे कि आपको नोटिस है इस बात का। दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आ जाइए पढ़ते हैं। बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट इज मेंट, नंबर वन करण। Whether a person reads the document or not, he is presumed to have knowledge of the contents of the documents. He is not only presumed to have read the documents but also understood them in their true perspective. मतलब कि सर पढ़ के भी जाना है, और केवल पढ़ के जाने की ड्यूटी नहीं है, हम तो ये मान के चलेंगे कि तुमने उनको उनके ट्रू पर्सपेक्टिव, सही जो वो समझाना चाह रहे हैं उसी अकॉर्डिंग समझ के आए हो हमारे साथ में डील करने। तीनों पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको जो कवर हो गए ना टेक्स्ट में। ठीक है, एंड सेकंड बात पढ़ गई। Every person dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum and articles, but also of all the other related documents such as special resolutions, etc., which are required to be registered with the registrar. क्यों मैंने बोला था एमओए एओए के साथ में कि सर अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में अभी तक दो चीजें पढ़ ली अपन ने, क्या क्या? एक तो सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा कि सर स्पेशल रेजोल्यूशन, जिनमें कम से कम 75% लोगों की हाँ लगती है ना, तभी वो रेजोल्यूशन पास होता है कंपनी में, वो भी आरओसी के साथ में फाइल करना जरूरी होता है। तो सर आरओसी के पास में फाइल करते ही वो भी क्या बन जाएगा कि सर वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। यस और नो? यस सर। तो सर स्पेशल रेजोल्यूशन के हिसाब से सर आप जब कंपनी से डील करने जा रहे हैं, सर जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर ये स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी टाइम टू टाइम कंपनी ने आरओसी के साथ में पास करके फाइल किए, उन सब को ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। वो सब आपको पढ़ने का छूट रहता है। थोड़ी सी फीस भरो, पढ़ो, और क्लैरिटी लेके जाओ कि कंपनी क्या कर रही है, क्या क्या चेंजेस ओवर द टाइम उसने किए हैं। ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक्सेस आपको रहेगा। ठीक है, चलिए। और कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले पढ़ के जाओ, अदरवाइज कैसा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना लोगे कि सर गलत एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट बना लोगे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। अच्छा, ठीक है, आइए आगे बढ़ गई। Thus, if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in the memorandum or outside the authority of directors as per memorandum or articles, he cannot acquire any rights under the contract against the company. कोई राइट्स नहीं मिलेंगे अगेंस्ट दी कंपनी, तकलीफ हो जाएगी। रेमेडीज जरूर हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स नहीं मिलेंगे। रेमेडीज अपन पढ़ चुके हैं ना, रेमेडीज पढ़ चुके हैं ना अल्ट्रा वायर्स काम में। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। डिफाइन व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो आप बताओगे, या फिर व्हाट आर दी अल्ट्रा वायर्स में भी आ जाता है, व्हाट आर द रेमेडीज टुवर्ड्स अल्ट्रा वायर्स। क्योंकि मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस को किससे कनेक्ट किया था, मैंने कंस्ट्रक्टिव नोटिस को किससे कनेक्ट किया था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस को ही तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स से कनेक्ट किया था। कि सर कोई चीज जो है आप ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम कर रहे हो, ये कब पता पड़ेगा? जब उस कंपनी के एमओए और एओए पढ़ के जाओगे तभी तो पता पड़ेगा रे, अदरवाइज नहीं पता पड़ेगा। ठीक है, तो सर कहीं ना कहीं ये आपस में रिलेट करती हैं, कनेक्ट करती हैं। ठीक है,
चलिए, ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब बताओ ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके फायदे की बात कर रही है, किसके फेवर की बात कर रही है? सर कंपनी के फायदे की बात कर रही है या आउटसाइडर के फायदे की बात कर रही है? बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस से फायदा किसको मिल रहा है, कंपनी को या आउटसाइडर को? कंपनी को मिल रहा है। कंपनी को मिला। मैं करण सही बोल रहा है या कोई डाउट है इसमें? सर ऐसा तो आउटसाइडर को मिलेगा ना, क्योंकि आउटसाइडर वो को पढ़ मिलेगा। क्योंकि वो पढ़ के आ सकता है, उसको एक्सेस मिल रहा है। पढ़ के नहीं आता तो भी हम ये मान के वो चल सकते कंपनी हैं। पढ़ के नहीं हम्म आता तो भी हम तो ये मान के चलेंगे कि तू पढ़ के आया है, बताया था पॉइंट में। ठीक है, हम्म यानी ये यदि इसने गलत एग्रीमेंट बना लिया कंपनी के साथ में तो वो किसके अगेंस्ट जाएगा, खुद आउटसाइडर के अगेंस्ट जाएगा। यस सर, यानी फायदा किसको हो रहा है कि सर कंपनी को हो रहा है। कंपनी। बात समझ में आई? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस फेवर्स द कंपनी। ये बात ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली डॉक्ट्रिन किसके फेवर की बात कर रही है, कंपनी के फेवर की बात कर रही है। आइए अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, आइए उसकी बात करते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है, इट इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या लिखा हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कैसे? आओ पहले समझाता हूं कि फिर मैं आपको बताऊं, फिर अपन टेक्स्ट पे पढ़ने के लिए चलेंगे। देखो, कंपनी है, जो डॉक्यूमेंट्स इधर से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन गए वो तो पब्लिक मिस्टर एक्स को एक्सेस रहेगा, वो पढ़ के आना इसकी ड्यूटी है। लेकिन कंपनी की हर चीज कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट थोड़ी बन जाती है। हर एक्शन, हर डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट थोड़ी बनता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा कि सर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एमओए भी होते हैं, एओए भी होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी होता है, और चौथी क्या चीज पढ़ी थी अपन ने कि सर ये आपके स्पेशल रेजोल्यूशन भी होता है। लेकिन सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। सर ये मान लो यदि आरओसी के पास में डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं रहती रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बीच में, तो क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट बनेगा? नहीं सर, नहीं बनेगा। तो क्या मिस्टर एक्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए? नहीं सर, जब पब्लिक डॉक्यूमेंट बना ही नहीं, आरओसी के साथ में फाइल हुआ ही नहीं, तो फिर इनको कैसे जानकारी रहेगी? तो कहने का मतलब ये है कि सर मिस्टर एक्स को केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की फिक्र करने की जरूरत है जो कि पब्लिक पार्लांस में है। जो काम कंपनी के क्लोज्ड डोर्स के पीछे हो रहे हैं, वो अव्वल तो आउटसाइडर मिस्टर एक्स को पता भी नहीं पड़ सकते कि कंपनी के क्लोज्ड डोर्स के पीछे क्या हो रहा है। इनडोर मीन्स क्लोज्ड डोर्स, क्लोज्ड डोर्स के पीछे मैनेजमेंट कैसे चल रहा है जो पब्लिक पार्लांस में नहीं आ रहा है, वो मिस्टर एक्स मान के चल सकते हैं कि कंपनी ने अपने क्लोज डोर्स के पीछे जो भी मैनेजमेंट किया है, काम किया है, वो सारा एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ही किया होगा। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। जब मिस्टर एक्स को उन क्लोज डोर्स के पीछे के काम का एक्सेस ही नहीं है तो उनको फिक्र भी करने की जरूरत नहीं है। वो ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि कंपनी ने क्लोज डोर्स के पीछे जो भी काम किया है वो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट किया होगा। तो यानी कि अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट किसको फेवर कर रहा है? आउटसाइडर को फेवर कर रहा है कि कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे जो भी हुआ होएगा वो कंपनी, मैं ये अज्यूम करके चल सकता हूं कि कंपनी ने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए किया होगा। पहली बात तो ये अज्यूम कर सकते हैं। दूसरी बात, सोचो कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे जो भी हो रहा है, तुम जाके उसकी एक्सेस ले सकते हो क्या एज एन आउटसाइडर? नहीं सर, कंपनी मना कर सकती है कि यार वो मेरा इंटरनल मैटर है, तेरे को क्यों बताऊं मैं। ठीक है, कल को तो तू आएगा बोलेगा तूने सही में एक्सपोर्ट में किस किस को एक्सपोर्ट किया है, जा लिस्ट दे। कंपनी कहेगी उल्टा होके वापस रवाना हो जाओ, मैं अपने क्लाइंट्स की लिस्ट तुमको क्यों दूं भाई। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो कि पब्लिक पार्लांस में नहीं आ पाती हैं, जो क्लोज डोर्स के पीछे होती हैं। तो उनके लिए आउटसाइडर ये मान के चल सकता है वो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हुई, ऐसा मानते हुए वो आगे बढ़ सकता है।
आगे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। So this is what is doctrine of indoor management. Why it is called an exception to doctrine of constructive notice? Constructive notice is favoring the company, ठीक है, कि बाहर वाले को पढ़ के आने की जरूरत है। इंडोर मैनेजमेंट इज नाउ गिविंग द कंफर्ट लेवल टू द आउटसाइडर। क्या कि है ना, तेरे को क्लोज डोर्स के पीछे जो भी हुआ होगा वो सही हुआ होगा, तो ये मान के चल सकता है, नहीं हुआ है तो वो कंपनी की प्रॉब्लम है, तुम मान के चलो सब कुछ सही हुआ है, ठीक है। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। आगे पढ़ भाई यहाँ से। The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस में साथ में ये नहीं मान सकते कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी मिस्टर एक्स को लेके आनी है। अरे जो पब्लिक पार्लेंस में आएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आएगा, वही तो लेके आ सकता है। आगे पढ़ भाई। Uh, for instance, if an act is authorized by the articles or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed. This can be explained with the help of a landmark case, the Royal British Bank versus Turquoise. This is the doctrine of Indo management, popularly known as Turquoise rule. अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टर्कवेंट रूल के नाम से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये तुम्हारे को स्ट्राइक होना चाहिए। अरे एक्सप्लेन व्हाट इज टर्कवेंट रूल, ठीक है। तुमको ध्यान आना चाहिए कि अरे ये मेरे से तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। क्यों इंडोर मैनेजमेंट को टर्कवेंट रूल भी बोला जाता है? क्योंकि सर ए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक केस से निकल के आई थी। कौन से केस से निकल के आई थी? केस का नाम है द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, इस केस से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का जन्म हुआ था, इसलिए इसको टर्कवेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल और मेमोरेंडम, आउटसाइडर ये मान के चल सकता है कि ऑल द डिटेल्ड फॉर्मेलिटीज फॉर डूइंग दैट एक्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड बाय द कंपनी। आइए फॉर एग्जांपल छोटी सी बात समझो कि सर मान लो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एमओए में ये लिखा हुआ है कि कंपनी अपने काम के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है कि सर 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन यदि डायरेक्टर को लेना है तो उसको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी मीटिंग में और फिर वो ले पाएंगे। तो सर इस बार 6 लाख रुपए की लोन की जरूरत पड़ी, ठीक है सर। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है ना कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, यस सर। अब इसका डायरेक्टर गया, इस कंपनी का डायरेक्टर गया किसके पास में? कि सर डायरेक्टर गया बैंक के पास में। बैंक को बोला मेरे को 6 लाख रुपए तक के लोन की जरूरत है। बैंक ने कहा ला भाई तेरे एमओए हुए ला, ठीक है। उसने पूरा पढ़ लिया। उसमें क्या लिखा हुआ था? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 5 लाख रुपए तक से ज्यादा का लोन यदि डायरेक्टर मांग रहा है तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। लेकिन सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कभी भी आरओसी के साथ में फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पेशल रेजोल्यूशन होता तो वो आरओसी के साथ में फाइल करने की जरूरत पड़ती, ठीक है सर। पर अब क्या है कि सर बैंक ने बोला रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हाँ सर कर लिया, झूठा ही बोल दिया, चाहे उसने पास नहीं किया हो पर उसने झूठा ही बोल दिया। अब क्या ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पब्लिक पार्लेंस में आएगा? अपन ने अभी क्या पढ़ा? नहीं सर नहीं आएगा, ठीक है। तो सर बैंक ये मान के चल सकता है कि इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर जो भी रेजोल्यूशन पास करने थे वो कंपनी ने पास कर लिए हैं। बैंक को उसमें पढ़ने की और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल रेजोल्यूशन होता है रे बच्चे, तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो आरओसी के साथ में फाइल होता है या नहीं होता है? हाँ सर। तो फिर उसको जरूर बैंक को ध्यान करना चाहिए था क्योंकि वो पब्लिक पार्लेंस में आ चुका है। लेकिन इंटरनल वर्किंग कर लिया सर, रेजोल्यूशन पास कर लिया, डायरेक्टर बोला यस सर कर लिया, हमें अब इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि उसने सही में किया या नहीं किया, ठीक है। हमारे लिए तो हम ये मान के चल सकते हैं एज अ बैंक कि कंपनी ने सही में वो रेजोल्यूशन पास कर लिया होगा। क्लोज डोर्स इंडोर मैनेजमेंट फेवर्स द आउटसाइडर्स। क्लोज डोर्स के पीछे सही में वो रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है, हम
ये हमें पता करने का कोई तरीका है भी नहीं, और हम पता करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में तो ऑलरेडी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। मुकुंद, समझ में आया बेटा क्या फर्क है कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट में? क्लियर हो गया? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में से एक क्वेश्चन पक्का समझना है अपने एग्जाम में। नेतन, पूंजी, समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी नाइस। यश काबरा, यश काबरा हेयर सेटिंग कहाँ से करवाता है अपनी जाके? हाँ जी। ओके, तू अपने पूंजी मेरे को दीवारें ही दीवारें दिखाती है और तू अपने बाल ही बाल दिखाता रहता है हर समय। ठीक है, कभी चेहरा देखने में भी बहुत रेयरली आता है तेरा तो। चलिए, आ जाएगी। नेक्स्ट, नीम मुरार का हाथ से है ना अपना सर छुपा के ही, चेहरा छुपा के ही रखता है कि सर अभी देख लेंगे तो मेरे पास में भी कमेंट कर देंगे। नीम मुरार का